हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कृतिका के पाठ 1 माता का आंचल जो शिव पूजन सहाय जी की रचना है का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आंचल लिखा है, माँ का आंचल, माता का आंचल। निश्चित तौर पे माँ के प्रेम दुनिया में सर्वोपरि होता है, निस्वार्थ होता है और एक बच्चे के विकास में माँ की भूमिका सबसे अधिक है। माता हो यदि अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। वीर शिवाजी वीर बने, उसके पीछे उनके माँ जीजाबाई ने उन्हें बचपन से वीरता भरी कहानियाँ सुनाई थी। वीर अभिमन्यु 6 महाभारत के जो चक्रव्यूह रचना में 6 दरवाजे तोड़ दिए, 7वें में असफल रहे, लेकिन कोई उनका दोष नहीं देता है। लोग कहते हैं कि माँ सो गई थी, 7वें दरवाजे का रहस्य नहीं जान पाए। इस चैप्टर में शिव पूजन सहाय ने यही बताने का प्रयास किया है कि बालक भोलानाथ उर्फ तारकेश्वर जो पिता से जुड़ाव रहता है, लेकिन ऐसी एक स्थिति आती है जो अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है, माँ के प्रेम को नहीं भूल पाता है। तो आइए पंक्तिबद्ध होके इस अध्याय का अध्ययन करें। कहानी के आरंभ में 2 पंक्तियों से होता है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। निश्चित तौर पे जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे उमंग है, वहाँ पे उत्साह है। बच्चे उत्साह के प्रतीक हैं, मृदंग मतलब ढोल। जहाँ बूढ़े हैं, मैं नहीं कहता बूढ़े के पास अनुभव नहीं है, काफ़ी ज़िंदगी जीने के तरीके, लेकिन कहीं ना कहीं उदासी की थोड़ी सी आभा दिख जाती है। यानी समय काटे कटते नहीं कटता। अगर बैठ जाए बूढ़ों के बीच में तो कहते हैं कि अब दुनिया में कुछ नहीं है, अब जाना है, सब बेकार है, तो थोड़ी सी निराशा होती है। इसी दृष्टिकोण में रखते हुए यहाँ पे लेखक ने कहा, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। लेखक बताता है कि हमारे पिता तड़के मतलब बहुत सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम भी बचपन से उनके अंग लग गए थे, यानी अपने पिता के करीब था। माता से केवल दूध पीने तक का, खाने पीने तक का ही संबंध था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर बैठक में सोया करते थे। अब माँ के पास सोने का, रहने का लेखक का जुड़ाव नहीं था, बस खाने पीने तक का संबंध था। कहते हैं अपने साथी उठाते थे पिताजी, साथी नाला धुलाकर पूजा पे बिठा देते थे और पूजा में चंदन लगाने का प्रावधान है, हमारे विचारिक शुद्धता बनी रहे, इसलिए धर्मशास्त्रों में चंदन को सर्वोपरि कहा गया है कि पूजा के उपरांत अगर हम चंदन लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे विचारों में एक शुद्धता बनी रहती है, तो लगा देते थे। और कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर, कुछ डांटकर हमारी चौड़ी लीलार में वो त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का मतलब 3 रेखाएं बना देते थे, चंद्राकार रेखा। भभूत, लेखक बताता है उसके चेहरे पे काफ़ी खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से शंकर जी भभूत लगाते थे। उन्हीं तो कहते हैं कि लेखक के ऊपर भी भभूत लग जाता था तो पूरा बम भोला बन जाता था। पिताजी भी इस स्वरूप को देखकर बड़े प्रेम से भोलानाथ कह के पुकारा करते थे। असल में उनका नाम था, कह रहा है, हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उन्हें बाबूजी कह के पुकारते थे और माता को मैया। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय परिवेश, माँ को मैया कहना कितनी आत्मीयता भरी ये शब्द हैं। माँ को जो है मैया कहना, लेखक कहता है। बाबूजी रामायण का पाठ करते थे, तब हम उनकी बगल में बैठ के आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। रामायण रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा कृत, उन्होंने यही बताने चाहते, तो इसलिए अपनी जो है एक होली बुक, पवित्र पुस्तक की नाम रामचरितमानस चाहते तो भी रामायण लिख देते, लेकिन बस यही दर्शाना चाहे कि राम और मानस मतलब मनुष्य के बीच में अगर किसी का अंतर है तो मात्र चरित्र का। व्यक्ति भी ईश्वरत्व की ओर बढ़ सकता है केवल अपने चरित्र बल पे, अपने वैचारिक बल पे। तो पाठ करते थे और लेखक उनके बगल में बैठ के, बच्चों का स्वभाव है, देखते रहते, आईना में देख रहे थे। और जब कोई उनकी एक्टिविटी को देखता है, उनकी रचनात्मकता को देखता है तो लजा जाते हैं। तो ये बच्चा भी जब शीशे में अपना मुंह देख रहा होता है और जैसे ही उसके पिता देखते हैं, वो लजाकर आईना नीचे रख देते हैं और वो भी मुस्कुरा पड़ते हैं। पिताजी भी उसकी क्रियाविधि को देखकर बाद वो राम नाम लिखने लगते थे और एक रामनामा बही पे 1000 बार राम का नाम लिखकर उस पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500
5 के टुकड़े को राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते, उन पर गोलियों को लेकर गंगा जी चल पड़ते थे ताकि वो पवित्र जगह पे पहुंच जाए। उस समय हम भी उनके कंधे पे विराजमान रहते थे। लेखक बताता है जब गंगा में गोलियां प्रवाहित करने जाते थे तब उनके कंधे पे थे, गोलियां फेंक कर मछलियां को खिलाने लगते थे, तब भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तो बीच रास्ते में पेड़ की एक डाली थी जो झुकी थी। अब उस दौर में झूला तो था नहीं, शीशा तो था नहीं, इसलिए उस पर बैठ के प्राकृतिक जो है ढंग कितना आनंदमय होगा। लेखक कहता है हम झूलने लगते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। बच्चों का स्वभाव है, अब बड़े हैं, छोटों से प्यार होता है तो कुश्ती भी लड़ते हैं। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते हैं। देखिए अब छोटों से हार जाना, अगर छोटों से अगर अपने हैं, अपनत्व हैं, तो कभी कभी बड़ों को झुक जाना चाहिए और छोटों को भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो बल को बढ़ा, राम भगवान श्री राम जब भी क्रीड़ा करते थे, खेलते थे तो अपने भाइयों से जानबूझकर हार जाते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके भाइयों का उत्साह बना रहे। वो पछाड़ देते थे, उतान पड़ जाते थे, हम उनकी छाती पे चढ़ जाते थे, हम उनकी लंबी लंबी मूँछ उखाड़ने लगते थे। वो हंस कर कहते थे, हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर लेखक को चूम लेते थे। जब हमें खट्टा मीठा जो है चुम्बन मांगते थे, हम बारी बारी से अपना दायां बायां गाल उनकी मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा देकर जब दाहिने का मीठा चुम्मा देने लगते, अपनी दाढ़ी मूछ हमारे कोमल गालों पे गड़ा देते थे। बच्चों में ऐसी लोग एक्टिविटी करते हैं, ऐसी क्रियाविधि करते हैं। हम झुझला कर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोने लगते थे। हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो साथ ही हम चौके पे खाना खाने को बैठते, पर वह हमें अपने हाथ से ही फूल के कटोरे में गोरस का यहाँ अर्थ है गोदूध और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खा के अफर जाते यानी पेट भर जाता था तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। माँ का प्रेम अमृत के समान है। माँ कितना भी बच्चों को खिला दे, दूसरा कोई जब तक माँ अपने हाथों से नहीं खिलाती है उसे विश्वास नहीं होता है। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 2-4 दाने के कौर मुंह में दे जाते हैं, इससे थोड़ा खाने पे ही वो समझ जाता है कि बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जाते। बच्चों को पूरा कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब दुनिया में पाएगा ठौर, यानी जब वो खाएगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, तब दुनिया में स्थान बना पाएगा। देखिए अलग की बात है, आज हमारे भारत विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन करोड़ों बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं, एक आंकड़े बताते हैं। तो खान पान का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वैचारिक शुद्धता भी बनती है, स्वस्थ शरीर होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। देखिए मैं खिलाती हूँ, माँ कहती है देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाना चाहिए। महतारी के हाथ से बच्चों का ही पेट भरता है, ये कहते हुए थाली में दही भात सानती हैं। अलग अलग तोता मैना बच्चों को खिलाते हैं। बच्चे खाने में, कुछ बच्चे बड़े लापरवाह होते हैं तो बच्चों को भुलवाया जाता है, उन्हें भ्रमित किया जाता है। तोता मैना हंस मोर आदि के बनाटी नाम से ये तोता वाला कौर है खा लो, ये हंस वाला कौर है खा लो। खिलाते खिलाते जल्दी खा लो, नहीं तो अगर तोता वाला नहीं खाए तो तोता जल्दी से उड़ जाएगा। अब की बार मोर वाला नहीं खाया तो मोर वाला उड़ जाएगा, मैना वाला कौर नहीं खाया तो मोर उड़ जाएगा। बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे। तब बाबूजी से कहने लगते अच्छा तुम राजा हो जाओ, जाओ खेलो। बाबूजी कहते थे खेलना भी आवश्यक अंग है, पढ़ना तो भी है, लेकिन साथ साथ बचपन में खेल से भी हमारे शारीरिक विकास होता है। बस उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर, देखिए उस समय की खेल सामग्री, अब आज था तो आज इलेक्ट्रॉनिक टॉय, लेकिन उस समय काठ का घोड़ा जिसके नीचे पहिए लगे थे, उसमें रस्सी बांध के घिसटाते हुए सरकाते हुए नंग धड़ंग गलियों में लेखक कहता है निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल सिर पर डाल देती। बचपन का स्वभाव है, तेल से बच्चों की बहुत एलर्जी होती है, यानी बहुत चिढ़ होती है। तेल उबटन ये सब लगाने नहीं देते हैं, रोने लगते हैं। लेखक कहता है हम भी रोने लगते हैं। बाबूजी बिगड़ खड़े होते हैं,
हमारा पक्ष लेते हैं, वह हमारे सिर पर तेल बोध कर उबट कर ही छोड़ती हैं। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती हैं। और चोटी में बच्चों को अलग अलग बाल बड़े होते हैं, मुंडन संस्कार अभी नहीं हुआ होता है, तो उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती हैं। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। देखिए कहानी के प्रारंभ में भोलानाथ बनते हैं भभूत लगाकर, और दूसरा रूप जैसा रूप वैसा उनका लेखक का नामकरण भी हो जाता है। दूसरा उनका रूप क्या दिखाई देता है, कन्हैया का। और इस बार लेखक सिसकते सिसकते बाहर आ जाता है। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का झुंड मिल, देखिए गैंगेज होता है समूह में। बच्चा जब छोटा होता है, बाल्या शैशवावस्था जीवन के यानी जो 0 से लेके 1 ईयर्स शैशव अवस्था होता है। जब बच्चा खड़ा और चलने लगता है तो धीरे धीरे बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है, लेकिन अकेले रहता है। देखिए जो 1 से 2 ईयर्स ओल्ड बच्चे हैं, 2 वर्ष के बच्चे हैं, वो अकेले, अगर कोई बच्चा दूसरा आ जाए तो रोने लगते हैं। लेकिन जब आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं, तब उनका झुंड यानी समूह युग शुरू होता है, समूह एज शुरू होता है, गैंग एज जिन्हें कहा गया है। तो झुंड में खेलना है, और वहीं से सुरांगीण विकास, वहीं से भाषा सीखते हैं। तो इसलिए बच्चों का उस समय परिवेश देखना चाहिए, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो खेल साथियों के साथ ही देखकर सिसकना भूल जाते, क्योंकि अब देखिए अब वो इंडिविजुअल अकेले छोड़कर अब समूह में रहना प्रारंभ कर देता है। बाबूजी की गोद से उतर पड़ते हैं। हम जोलियों के दल से मिलकर तमाशे करने लग जाते हैं। तमाशे वैसे वैसे नहीं थे, तरह तरह के नाटक थे। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था, घर से थोड़ी दूर पे चबूतरा था, और चबूतरा ही नाटक का घर था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती थी। उसी पे सरकंडे के खम्भों पर कागज का चौदवा लगाकर, यानी कागज लगा के मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। बचपन के खेल हैं, मिठाइयों की दुकान। चीलम के खोखों पर कपड़ों के थालों के ढेले पे लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ी बनती थी। गीली मिट्टी की जिलेबियाँ लंबी सी बना के, फूटे हुए घड़े के टुकड़े के बतासे बनाए जाते। देखिए उस समय की मिठाइयाँ। अब बतासे शायद आज का जो है परिवेश, आज के बच्चे बतासे के बारे में जानते हो। मिठाइयाँ अब तो चॉकलेट, ये कौन सा चॉकलेट है वह जानते, लेकिन उस समय की ये मिठाइयाँ थी वो खेल में भी शामिल थे। ठीकरों के बटखरे बनते थे। बटखरे मतलब जो मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए जो चीज़ें बनाए जाते थे। जस्तों के छोटे टुकड़े के पैसे बनते थे। देखिए उस समय एक दौर था जब एल्युमिनियम या जस्ते के सिक्के चलते थे, तो उसके पैसे बना लिए जाते थे। हम ही लोग खरीदार थे और हम ही लोग दुकानदार थे। खरीदने वाले भी जो लेखक के समूह थे और बेचने वाले भी लेखक के समूह थे। बाबूजी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरी पैसे मतलब गोरखपुर में उस परिवेश का जो चिल्ड्रेन बैंक का जो पैसा होता था, बच्चों के लिए जो नोट करेंसी छपती है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा जान जाए, जो बच्चे खेल के लिए घर बनाते हैं वो घरौदा होता है। धूल की मेड़ की दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बनता, दातुन के खड़े दिए सलाई की पेटियों की किवाड़ बनते थे। अब जो दरवाजे घर बनेंगे तो दरवाजे का विशेष महत्व है, तो दरवाजे भी बना लिए जाते थे। उस दरवाजे कैसे होते थे, माचिस की पेटियों के होते थे। घड़े के मोड़े की चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई बनती थी। बाबूजी वाली जो आचमनी जिससे पवित्रीकरण होता है, जिसमें जल लेकर हम जो आचमन करते हैं अपने भाव को बदलने के लिए, पूजा पाठ धार्मिक प्रवृत्ति के थे पिताजी, तो उनकी आचमन की कलछी बनाई जाती थी। पानी, घी जो होता था पानी का था। धूल के पिसान यानी जो आटे बनाए जाते थे। बालू की चीनी से हम लोग जेवनार, यहाँ जेवनार एक शब्द है, आप यहाँ पे भ्रम में न रहे, जेवनार का अर्थ है भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते थे, हम ही लोग जेवनार बैठती थी। बनाने वाले खाने वाले कोई अलग नहीं थी। जब पंगत बैठ जाती थी तो बाबूजी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने मतलब खाने के लिए बैठ जाते थे। जैसे हम उनको देखे हम लोग घरौदा बिगाड़ कर हंसकर भाग जाते थे, लजा जाते थे। वो भी हंसते हंसते लोट पोछ हो जाते थे और कहने लगते, भोलानाथ फिर अगला भोज कब होगा भोलानाथ।
और कभी कभी अब जब है ये घरौदा वाला खेल, पहले तो मिठाई की दुकान, दूसरी प्रक्रिया घरौदा, तीसरा बारात का। देखिए बारात या शादी विवाह में अगर कोई सबसे अधिक उत्साहित रहता है तो होते हैं बच्चे। बच्चों के अंदर ज़्यादा उत्साह होता है। कहते हैं हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता था, बैंड बाजे की जगह पे कनस्तर के डिब्बे बजाए जाते थे, और जो है बांसुरी की जगह पे या जो है अमोले, अमोले को जान जाए, आम की जो गुठलियाँ होती हैं उसमें अगर जर्मिनेशन हो जाता है अमोले बन, उसको घिस के जो बच्चे गाँव ग्रामीण अंचल के बच्चे उसे बांसुरी के रूप में बजाते थे। चूँकि अब तो प्लास्टिक एज है, तमाम जो चीज़ें शहनाइयाँ या तमाम टॉय जो बन गए, लेकिन बच्चों में उस तो सामग्री थी नहीं, इसलिए अमोलों को प्राकृतिक खिलौने होते थे, उसे पत्थर पे घिस के शहनाई की तरह बजाते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी, पालकी मतलब एक जो है दुल्हन जाने के लिए बस नहीं होते थे, आदमी उठाते थे और उसमें जो है लोग बैठते थे, इसे डोली कहा जाता है। डोली बनती थी। समधी बनकर घोड़े, अब घोड़े की जगह पे बचपन है, बचपन तो भाई सबसे निराला होता है, बकरे पे चढ़ लेते थे और चबूतरे के कोने से बारात चलकर दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पे लगती थी। काठ की पटरियों से पे जाके जो है लीपे आम के केले की टहनियों से सजाए आंगन में कुल्ली रख दिया, कलसा रखा जाता था, क्योंकि बारात में कलश पूजन का महत्व भी होता है। बारात पहुंचकर फिर लौट आती थी, लौटने के समय खटोली पे लाल ओहार ओढ़ा दी जाती थी, क्योंकि जो दुल्हन थी वो उस समय जो पर्दा प्रथा भी चरम पे था, तो इसलिए उस पर ओहार मतलब एक चद्दर डाल दी जाती, कोई कपड़े की जो चीज़ होती थी उस पर डाल दी जाती थी, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर जो ही ओहार उघा कर दुल्हन का बाबूजी आते थे और उस दुल्हन का मुंह उघार कर यानी उस पर्दे को हटाकर देखने लगते थे, इसलिए हम लोग लजा कर हंसकर भाग जाते थे। इसलिए ये बारात का जलसा था। थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुट जाती थी, इकट्ठा होते राय जमती थी। चूँकि ग्रामीण परिवेश था तो कृषि प्रधान हमारा देश भी है, तो इससे बढ़िया हम लोग खेती किया जाए। बस चबूतरे की एक छोर पे गिरनी गड़ जाती थी। अब पानी निकालने के लिए गिरनी क्या है, सिंपल मशीन जिन्हें कहा गया हमारे कार्यों का। वैसे आप कुएं से पानी निकालें तो ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन गिरनी के माध्यम से निकालें तो हमारे काम को आसान कर देता। मशीन की परिभाषा है, जो हमारे कार्य को आसान कर दे वो मशीन होता है। उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में चुक्कड़ बांधकर यानी कुल्हड़ बांधकर गड़ारी चढ़ाकर लटका दिया जाता था। दो बैल मोट बनकर, पहले बैल चलते थे, छोटी छोटी बाल्टियां होती थी जो कुएं में जाती थी और निरंतर पानी का क्रम चलता रहता था। वो बैल के जगह पे बच्चे बन जाते थे, चबूतरे का खेत बनता था, कंकड़ के बीज बनते थे, ढेल ढेंगा हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते थे, पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर नहीं लगती थी, हाथों हाथ, चूँकि खेल है, खेल में कल्पनाशीलता है, बच्चों का बचपन है। काटते समय गीत गाते थे। गीत गाने की परंपरा हमारे कृषि प्रधान देश में रही है, ताकि उत्सव का कृषि एक पर्व होता था और कार्य का भार भी न हो, संगीतमय जीवन बना रहे, इसलिए वो लोग गीत भी गाते थे। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंचे नीचे क्यारी में जो कुछ भी बोया गया है, जो उपज हुआ है वह हमारा हुआ है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बना लेते थे। कोसे मिट्टी का कोसा होता था, उसको सूप का क्या स्वभाव है, जो गंदगी को बाहर कर देता है। तमाम विद्वानों ने कहा हमारा स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। जो बेकार तत्व है, किसी के सामने जाइए तो उसके अच्छे तत्व को ले लीजिए और बेकार तत्व को उसी प्रकार छोड़ दीजिए जैसे अच्छे अनाजों को अपनी तरफ सूप खींच लेता है और खराब अनाजों को बाहर फेंक देता है, खरपतवार को फेंक देता है। कसोरे का सूप बनाकर सूप फटकने का काम होता है, अनाज को साफ करने का काम होता था। मिट्टी के दिए के तराजू पे तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की कैसी खेती रही भोलानाथ। तुरंत बाबूजी देख लेते, फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज मस्ती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे, बटोही का मतलब राहगीर, जो रास्ते से जाने वाले भी। बचपन ऐसा ही होता है, निश्चल होता है, छल कपट से दूर होता है और ईश्वर को भी प्रिय होता है। छल कपट मोहि छिद्र न भावा, जिसके अंदर छल है, कपट है, छिद्र दोष है, वो ईश्वर को भी पसंद नहीं होता। इसलिए बच्चे ईश्वर का रूप माने जाते हैं, लोग देखने लगते हैं। बच्चों की बचपन वास्तव में बहुत ही अद्भुत होता है।
फिर इसके बाद हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते हैं और कूद कूद के चिल्लाने लगते हैं, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। और फिर मेले जाने के लोगों को देखते रहते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।